है ना। अच्छा, फ्रिक्शन को बढ़ाना है अगर हमको तो क्या करना पड़ेगा, हम ग्रूव्स बना सकते हैं, जैसे हम व्हील्स में बनाते हैं, जैसे हम व्हील्स में ग्रूव्स बनाते हैं और स्लिपर्स में बनाते हैं, है ना, स्लिपर्स में बनाते हैं, है ना, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को, ये जो ग्रूव्स बनाने का प्रोसेस होता है, इसको हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है रीट्रेडिंग। इसका नाम है रीट्रेडिंग। मैं लिखवा देता हूँ आपको, ऐसे लिख लो, वी इंक्रीज रजिडनेस, नॉट रजिडनेस, रजिडनेस बोलते हैं इसको, वी इंक्रीज रजिडनेस। रजिडनेस मतलब ये ग्रूव्स बनाने का प्रोसेस, ग्रिप बनाने का प्रोसेस, है ना। वी इंक्रीज द ग्रिप, ऐसे बोल सकते हो, ऑफ टायर्स ऑफ व्हीकल्स, बसेस एक्सेट्रा, है ना, बाय अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड रीट्रेडिंग, है ना। इससे बेसिकली क्या होता है, इससे बेसिकली जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ होता है ना। ऐसे ही जो हमारे क्रिकेट के शूज़ होते हैं या फिर एथलेटिक जो शूज़ होते हैं उनमें स्पाइक्स होते हैं, देखा है कभी शूज़ में स्पाइक्स होते हैं, ऐसे स्पाइक वाले शूज़ होते हैं, तो वो स्पाइक्स क्यों होते हैं, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, है ना। समझ में आया बात, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं, रेनी सीज़न में जो रोड होती है ना उस पर जो सैंड है वो स्प्रेड कर दी जाती है ताकि, अच्छा, पानी जब बारिश होती है तो व्हील स्लिप करते हैं रोड पे, है ना, ताकि वो रोड पे स्लिप ना करे, थोड़ी थोड़ी सैंड स्प्रिंकल कर दी जाती है ताकि ग्रिप अच्छा बन पाए, है ना, ताकि ग्रिप अच्छा बन पाए। ये भी एक हो गया। फिर आपने देखा होगा जो कबड्डी और जो ये रेसलर्स होते हैं, है ना, ये जो कबड्डी वाले प्लेयर्स होते हैं, ये लोग पहले जो सॉइल होता है ना उसमें अपना हाथ लगाते हैं और फिर ऐसे सॉइल को ऐसे ऐसे करते हैं अपने हाथों में ताकि ग्रिप अच्छा बन पाए। उससे क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज़ होता है, उससे क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज़ होता है। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, तो पहला है बाय पॉलिशिंग। किसी भी सरफेस को आप पॉलिश करोगे, है ना, तो पॉलिशिंग करने से क्या होता है, रफनेस कम हो जाती है ना, पॉलिशिंग करने से रफनेस कम हो जाती है। तो एक ही मेथड हो गया डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। दूसरा है बाय स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग मतलब वो जो बॉडी होती है ना उसको इस टाइप से बना देना, ऐसा शेप बना देना बॉडी का, जैसे मछली का शेप होता है ना, इस टाइप से। स्ट्रीमलाइन मतलब ये होता है, जैसे एरोप्लेन का शेप होता है, इस टाइप से स्ट्रीमलाइन कर देना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइनिंग। इस टाइप से शेप बना देना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइनिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग। फिर दूसरा है बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स मतलब कि लेट्स से आपने कोई प्लेन ग्लास चूज़ कर लिया, तो ग्लास जो सरफेस है वो ज़्यादा स्मूथ होती है एज़ कम्पेयर टू वुड, है ना, तो फ्रिक्शन आप रिड्यूस कर पाओगे, ठीक। उसके बाद एक हमने देखा था बॉल बियरिंग्स। तो बॉल बियरिंग्स के यूज़ से भी फ्रिक्शन कम होता है ना, क्योंकि बॉल बियरिंग्स क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन जनरेट करता है ना, तो एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग वाला कम होता है ना, तो इससे भी हो सकता है ना। और पांचवा लुब्रिकेशन से, हमने देखा था आप ऑयल डालो, ऑयल वगैरह डालो, उससे भी क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है ना, क्योंकि वो जो लुब्रिकेंट होता है वो इंटरलॉकिंग में चला जाता है, जिससे इंटरलॉकिंग कम होती है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये सारे हो गए फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के तरीके, ठीक है। तो फ्रिक्शन बेसिकली अब खत्म हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रिक्शन के, ठीक है, दैट यू हैव टू डू। तो लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस। एक ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करते हैं, आ जाओ। आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है। आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है, मैं आपको सेटअप बना के दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ सिस्टम है, देखो ये ग्राउंड है, ठीक है,
इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, दिस ब्लॉक इज Q, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, दिस इज P, और इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगा दिया, इसके ऊपर वी हैव अप्लाइड अ फोर्स। अच्छा, ये वाली सरफेस भी रफ है और ये भी सरफेस रफ है, दोनों सरफेसेस रफ हैं, ठीक है, बोथ ऑफ दीज सरफेसेस आर रफ। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स what is the direction of frictional force acting on P and Q? ठीक है, बताओ, सोचो कैसे लगेगा। कभी भी आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना हो, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, हमेशा 11th में भी काम आएगी ये, है ना, अभी तो काम आएगी, 11th में भी काम आएगी। जब भी आपको क्या हो गया ये, अरे चलो कोई बात नहीं। जब भी आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना हो, क्या बताना हो, फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना हो, तो आप क्या करो, जिस सरफेस पे भी आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है, उस सरफेस को आप फ्रिक्शन लेस मान लो। आप मानो कि वहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं, और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो देखो बॉडी कहाँ स्लाइड हो रही है, जहाँ भी बॉडी स्लाइड हो रही है उसके अपोजिट हमेशा फ्रिक्शन लगेगा, है ना। जैसे ये वाला एग्जाम्पल जो है, जो मैंने आपको दिया अभी, अगर मेरे को ये ग्राउंड और इसके बीच में फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है, मान लो मेरे को ग्राउंड और क्यू के बीच में फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, तो मैं अब बस इनको देखूंगा, अब मैं बस ये ब्लॉक क्यू को देखूंगा और इस सरफेस को देखूंगा। अब मैं मान लूंगा कि लेट से ये जो सरफेस है दिस इज फ्रिक्शनलेस, यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, ऑल्दो मैंने बोला आपको कि रफ है, बट मैं एज्यूम कर लूंगा कि ये फ्रिक्शन क्या, ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं। तो क्या होगा, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होती तो क्या होता, इस पे फोर्स लगता तो ये आगे मूव करता, ये ब्लॉक कहाँ जाता, आगे जाता, इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो ये आगे जाता। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन हमेशा उसको प्रिवेंट करेगा, है ना। फ्रिक्शन, अगर यहाँ पे ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होती तो ये आगे जाता, तो बस फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे लग जाएगा, जहां जा रहा है उसके अपोजिट, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट। समझ में आ रही बात। अब देखो, अब ये इन दोनों के लिए देखते हैं, P और Q के लिए। अब P और Q के लिए क्या होगा, देखो ध्यान से, P और Q के लिए क्या होगा, सेम काम करना है P और Q के लिए। P, अरे ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको। ये क्वेश्चन था हमारा, क्या था, ये P है, ये Q है और ये ग्राउंड है ना, हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर P और Q के बीच में मेरे को फ्रिक्शन का डायरेक्शन चाहिए तो मैं क्या करूं, मैं इस सरफेस को, ये जो P और Q के बीच वाली सरफेस है, इसको मैं क्या मान लूं, इसको मैं मान लूं फ्रिक्शनलेस। लेट से ये सरफेस जो है, ये वाली, इन दोनों को टच करने वाली ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, ये आगे जाएगा तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे, तो फ्रिक्शन का फोर्स पीछे, और इसके ऊपर कहाँ लगेगा, आगे। तो ये जो सरफेस के दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनमें हमेशा जो फ्रिक्शन होता है, एक जगह पीछे लगेगा तो एक जगह आगे लगेगा, उल्टा, है ना। अब जैसे मेरे को निकालना था कि भाई P पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, मेरे को ये बताना था, तो मैं क्या करूं कि ये सरफेस को मैं फ्रिक्शनलेस मान लूं, ऑल्दो है नहीं, मैं अज्यूम कर लूं, और फिर देखूं कि ऑब्जेक्ट्स कहाँ मूव कर रहे हैं। तो अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस हुई तो क्या होगा, P तो वहीं रहेगा, Q आगे निकल जाएगा। तो फ्रिक्शन ये नहीं चाहता, फ्रिक्शन चाहता है कि ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस
दोनों साथ में रहें, दोनों कैसे रहें, साथ में, तो इसके ऊपर तो फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, ये इसको पीछे लाने की कोशिश करेगा और इसके ऊपर आगे लग जाएगा ताकि ये आगे चला जाए और दोनों साथ में रहें। बेसिकली फ्रिक्शन क्या करता है, दोनों सरफेसेस को साथ में रखना चाहता है। इट प्रिवेंट्स द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस। समझ में आई बात है ना, क्लियर है। और ये हमेशा जो सरफेस पे फ्रिक्शन लगता है ये एक एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होता है, मतलब एक पे अगर पीछे लगेगा तो दूसरे पे ऑटोमेटिकली आगे लगेगा। समझ में आई बात, ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है P, सेम क्वेश्चन अगेन, और ये है Q, ठीक है। बोला गया इसके ऊपर हमने 100 न्यूटन्स का फोर्स लगाया, ठीक है, और दोनों सरफेसेस रफ हैं, ये भी सरफेस रफ है और ये भी सरफेस रफ है, दोनों सरफेसेस रफ हैं, ठीक है। बोला गया फॉरवर्ड विथ 100 न्यूटन्स बोथ P एंड Q, इसमें बोला गया है हमने ऐसे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, दोनों सरफेसेस रफ हैं, है ना। और ये बोला गया है बोथ, मैं लिख दे रहा हूं, बोथ P एंड Q मूव टुगेदर, both P and Q move together in forward direction. ठीक है, without P slipping on Q. बोला गया find the direction of frictional force on P and Q. क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये ब्लॉक, दो ब्लॉक का सिस्टम है P और Q। P के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स हमने आगे लगाया और 100 न्यूटन का फोर्स ऐसे जब लगा फोर्स 100 न्यूटन का, तो P एंड Q दोनों एक साथ आगे चलने लगे और P Q के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा, P Q के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहा। समझ में आई बात, ठीक है। ये बोल रहा है, तो बोल रहा है बताओ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन P एंड Q। अब देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये सारे। फ्रिक्शन कब लगता है, जब रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी हो, क्या हो, टेंडेंसी हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन हो रहा हो, बट टेंडेंसी भी होगा तो भी फ्रिक्शन लगेगा, है ना। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर P और Q के बीच में मेरे को फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं क्या करूं, मैं इस सरफेस को फ्रिक्शनलेस मान लूं। लेट्स एज्यूम दिस सरफेस टू बी फ्रिक्शनलेस। अगर मैंने इसको फ्रिक्शनलेस मान लिया तो क्या होगा, P Q के ऊपर स्लिप करेगा, है ना, और इसके ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो कहां लग रहा है, आगे की तरफ। तो P कहां जाएगा, P की टेंडेंसी मूव होने की कहां होगी, आगे की तरफ, है ना। तो P बेटा हमारा आगे की तरफ जाएगा और अगर Q का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखें तो उसका मतलब वो पीछे हो जाएगा P के रिस्पेक्ट में। तो अगर P आगे जा रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे, रिलेटिव मोशन के जस्ट अपोजिट। आगे जा रहा है तो पीछे। अच्छा, Q इसके रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा है, अगर P आगे जा रहा है तो Q पीछे जा रहा है, तो Q के ऊपर आगे लगेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर पीछे लग रहा है तो उसी सरफेस का अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उस पर आगे लगेगा। तो फ्रिक्शन इन दोनों के ऊपर ऐसे लगने वाला है। समझ में आई बात। ये सारे 11th में फिर से रिपीट होंगे कंसेप्ट्स, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एकदम इसको पकड़ लो अभी सही, है ना, अभी सही एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी, ठीक है। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। चलो मैच द कॉलिंग करते हैं, मैच द कॉलम, मैच करना है आपको, ठीक है।
कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 में है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद डायनेमिक फ्रिक्शन, और उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग, स्टैटिक, डायनेमिक, रोलिंग, ठीक है। पहला ऑप्शन है सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। दूसरा ऑप्शन है लेस देन स्लाइडिंग, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तीसरा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड द लास्ट इज, ये जो लास्ट वाला है ना, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मेरे को आपको दिखेगा नहीं इधर, तो ये वाला है लास्ट वाला, क्या है, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। बताओ, मैच करना है। सबसे पहले तो बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है, जैसे ये ब्लॉक है, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, तो अभी तो ये मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा, फिर आपने फोर्स बढ़ाया 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 बढ़ाया, और एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे जो यहां पे मैक्सिमम लग सकता था स्टैटिक फ्रिक्शन, वही लगा, और आपने भी इतना ही फोर्स लगाया। तो इसके बाद जस्ट आप जब फोर्स बढ़ाओगे तो ये बॉडी मूव करने लगेगा। तो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो लग सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी को तो बोलते थे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी रुकी हुई है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी लग सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने बताया था आपको क्या है, दैट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जितना आप लगाओगे उतना ही पीछे लगेगा। अगर बॉडी रुकी हुई है और आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन का ही लगेगा, और अगर आपने 10 न्यूटन का लगाया है और अभी भी बॉडी रुकी हुई है तो पीछे भी फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन का, ठीक है। उसके बाद आया डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन या फिर रोलिंग फ्रिक्शन, सॉरी, डायनेमिक फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, रोलिंग तो अलग है। तो बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है ना। और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये काइनेटिक वाले से कम होता है, स्लाइडिंग वाले फ्रिक्शन से कम होता है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। क्लियर है? एक और कर लेते हैं, आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, why a horse need to pull, why a horse need to pull harder during the first few steps in pulling cart? आपसे बोला गया कि हॉर्स को इनिशियली जो वो है ना, क्या बोलते हैं, कार्ट, उसको खींचने में ज़्यादा क्यों पुल करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ता है। तो पहला ऑप्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। तीसरा है नो फ्रिक्शनल फोर्स, नो फ्रिक्शनल फोर्स acts after the cart comes in motion। और चौथा है एयर फ्रिक्शन is greater during first few steps। बताइए why a horse needs to pull harder during the first few steps in pulling cart? ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली इनिशियली जो होती है कार्ट वो रेस्ट पर होती है ना, और उसको चलाने के लिए हमको किस फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन को। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसको हमको तोड़ना पड़ेगा, उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसीलिए हॉर्स को ज़्यादा एफर्ट लगता है इनिशियली कुछ स्टेप्स चलाने में। उसके बाद तो कार्ट मोशन में आ जाती है, तो उसके बाद तो कौन सा फोर्स लगता है? डायनेमिक फ्रिक्शन लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। समझ आई बात? ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? बाइसिकल वाला याद है? बाइसिकल के पीछे वाले व्हील पे फोर्स कैसा लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ, अगर वो पैडल हम मार रहे हैं, और आगे वाले पे पीछे की तरफ। ठीक है, तो बस यही सब है फ्रिक्शन में, है ना। काफ़ी ज़्यादा हमने कवर किया है फ्रिक्शन में, है ना। ठीक है, चलो तो अगले लेक्चर में वील स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ठीक है, फ्रिक्शन इज़ फिनिश्ड। आप अपने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये वाले भी अपलोड हो जाएंगे प्रैक्टिस शीट्स, तो इसको भी आप लगा सकते हैं ना। कोई डाउट हो तो यू कैन मेल अस। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर वेरी पेशेंटली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।